स्कूल में भी करवाया गया था, इसलिए वो आसानी से हो गया था। देखो बेटा, जो कंडक्टिंग स्फीयर का था वही तरीका हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे गॉस का, ठीक है, बस थोड़ी बहुत बातें चेंज होंगी नॉन कंडक्टिंग, ठीक। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ओके, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बात यहाँ पर ये है, कंडीशन हमने लिया यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, मतलब हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, और वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है कि जो भी चार्ज आप उसको दोगे वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वॉल्यूम ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। व्हाई आई एम सेइंग वॉल्यूम ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बिकॉज इन केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर में आप क्या करते हो, कोई भी चार्ज जब प्रोवाइड करते हो तो वो चार्ज क्या होता है बेटा, उसके सरफेस पर अब स्प्रेड हो जाता है यूनिफॉर्मली। पता है ना आपको ये बात? यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर को जो भी चार्ज प्रोवाइड करेंगे वो चार्ज क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसमें चार्ज सरफेस पे मूव नहीं कर पाता है। क्यों नहीं मूव कर पाता बेटा? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते नॉन कंडक्टिंग के अंदर, ठीक है ना। तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने मान लिया कि चलो हमने एक ऐसा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है जिसमें आपने जो भी चार्ज उसको प्रोवाइड किया है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा का पूरा चार्ज उसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट। एंड इन दैट केस हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सो अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट, यहाँ पर हम बात करेंगे, हमें क्या दिया हुआ बेटा, एक हमें कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है, ये हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसको जो भी चार्ज गिवन है, जो भी चार्ज आपने इसको प्रोवाइड किया है, वो चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर इट्स वॉल्यूम, ठीक है, ओवर इट्स वॉल्यूम, इनर एंड आउटर सरफेस बोथ, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो। अब हमारे पास क्या है, हमारा जो मोटो है वो ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एट अ पॉइंट पी। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई एक पॉइंट पी है और हम चाहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालें, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है बेटा वो है स्मॉल आर। सेंटर से वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हमारे स्टेप्स अब तक आपको याद हो चुका होगा कि किस तरह से गॉस थ्योरम को अप्लाई करता है। पहला स्टेप होता है ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस बनाना। तो हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाया। ऑब्वियसली ये स्फेयर है तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा बेटा? स्फेरिकल होगा, ठीक है ना। हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और उसकी रेडियस कितनी होगी गॉसियन सरफेस की? रेडियस उतनी होगी जितनी डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, ठीक है। आपको स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो मैंने क्या किया, स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर बना दिया बेटा। पहला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है, स्फेयर के लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अगला स्टेप होता था हमारा, we are going to consider a small area element at that point where we want to find out the electric field, ठीक है, जिस पॉइंट पर हमें, आप ये फ्री होता है, मतलब आप इसके लिए फ्री हो कि आप ये स्मॉल एरिया यहाँ ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, पूरे गॉसियन सरफेस पे कहीं भी ले सकते हो, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो हम उसी पॉइंट पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर कंसीडर कर लेंगे बेटा, एक छोटा सा एरिया डी ए एरिया कंसीडर कर लिए। तो जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो मैंने यहाँ पर एक ये बना दिया एरिया वेक्टर। और क्योंकि ये स्फीयर है बेटा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस, ठीक है, क्योंकि स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बेटा स्फीयर के परपेंडिकुलर निकलेगी, ठीक है। तो नाउ व्हाट, आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर जो है आउटसाइड द कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, आउटसाइड, अगर आप यहाँ पर निकालोगे बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल
after drawing this Gaussian surface, you have to find out the electric flux through that Gaussian surface. So a small flux through a small area will be given as E dot dA, which will be given as E dA cos 0. cos 0 क्यों बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और A dot B होता है AB cos theta. So finally you will get d phi is equals to E dot dA. So what will be total flux? So phi is equals to integration of the closed surface from और जो d phi की वैल्यू है बेटा E dA यहाँ पर पुट कर दिया. Now the electric field at any point is constant, so we will take it out, and now integration of dA for the closed surface. क्योंकि हमारा जो closed surface है Gaussian surface है वो spherical है, तो integration of dA will be equal to the total surface area, which is 4 pi r square. So the flux you are getting here through that Gaussian surface is given as E into 4 pi r square. यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी? Yes, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने कंडक्टिंग के लिए किया था, बिल्कुल वैसा ही है, और वही फॉर्मूला भी बनेगा, सेम फॉर्मूला बनेगा. ठीक है. सो व्हाट नाउ यू विल गेट अकॉर्डिंग टू गॉस, आप यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे बेटा. आप लिखेंगे नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, एंड द टोटल चार्ज हियर विल बी गिवन एज, टोटल चार्ज जो आपको गिवन है यहाँ पर वो कितना है बेटा? मान लो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? Q है, और इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो गिवन है. ठीक है ना, आप इसका आंसर रो के टर्म में भी लिख सकते हैं, और आप इसका आंसर Q के टर्म में भी लिख सकते हैं. तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E into 4 pi r square, and hence you will get the electric field as 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square. ठीक है, this is the electric field outside that conducting non-conducting sphere. Is that clear? Yes sir. Yes sir. अच्छा, रो के टर्म में कैसे लिखोगे बेटा? रो के टर्म में लिखोगे तो रो क्या होता है? रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो टोटल चार्ज कितना आएगा बेटा इसके ऊपर? Q इज इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम. जितना वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम आपने कंसीडर किया है, तो आप लिखोगे रो इनटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि चार्ज तो केवल कैपिटल आर रेडियस में. ठीक है, Yes, तो अगर इसकी वैल्यू आप यहाँ पर लिखोगे, सो दिस विल बी गिवन एज आल्सो. मान लो कभी ऑप्शन में आपको इस तरह से ना दे करके क्यू के टर्म में ना दे करके रो के टर्म में दे दिया, तब आप क्या लिखोगे बेटा? E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह लिखोगे 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इनटू रो. तो ये कितना हो गया बेटा? अब यहाँ पर देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, एंड यू विल गेट रो इनटू कैपिटल R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर. तो दिस इज अनदर फॉर्मूला बेटा. ये अनदर फॉर्मूला है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का. ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना. ये दूसरा फॉर्मूला हो गया रो के टर्म में. आई होप दैट आपको समझ में आया. Yes sir. कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई? कैलकुलेशन एक बार देख लेना. सही है, बिल्कुल सही है, मैंने किया है. ठीक है बेटा. Yes sir. अच्छा, तो पिछली क्लास में आपने किया था उसका कंडक्टिंग स्फीयर का ना. कंडक्टिंग Yes. स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो सिग्मा के टर्म में आता है, चार्ज पर यूनिट एरिया. नॉन कंडक्टिंग का वॉल्यूम के टर्म में आता है, कंडक्टिंग का सिग्मा के टर्म में आता है बेटा. कंडक्टिंग वाला जरा सिग्मा के टर्म में बताओ, फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर होता बेटा, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर, ये फॉर्मूला तो दोनों के लिए बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो आपको लग रहा होगा यार क्या डिफरेंस है दोनों में? कंडक्टिंग भी वही था, नॉन कंडक्टिंग भी वही. देखो डिफरेंस क्या है. ये तो आया नॉन कंडक्टिंग का रो r क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ठीक है ना. अगर ये कंडक्टिंग होता तो कंडक्टिंग के केस में आप जो टोटल चार्ज लिखते वो लिखते सिग्मा के टर्म में बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया. तो टोटल चार्ज क्या आता? Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू एरिया आता, और एरिया क्या होता है बेटा? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर होता है. इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते आप तो E आपको मिलता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता है और आपको मिलता है कितना, सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। Epsilon naught small r square. आया कुछ समझ में? Yes sir. तो दोनों अलग है बेटा, ऐसा नहीं कि दोनों के फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर आ रहा है तो आप दोनों को एक ही मान लोगे, नहीं नहीं एक ही नहीं मानना है, ठीक है ना। इसका मतलब कुछ और है, कंडक्टिंग का मतलब कुछ और है सिग्मा के टर्म में, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका देखो क्या है बेटा, इसका क्या है, सिग्मा आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई? Yes sir. ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया आउटसाइड। आउटसाइड की कहानी आपको समझ में आ गई, ये कंडक्टिंग का था, इसको आप अलग से लिख लेना, जो रेड में लिखा हुआ है कंडक्टिंग का है। अब हम अगली बात करते हैं एट द सरफेस। तो एट द सरफेस की भी बात कर ही लेते हैं, दोनों फॉर्मूला लिखा रख देते हैं, ठीक है। अगर आपने नोट करना हुआ करे तो आप बोल देना कि सर नोट करना है, एक सेकंड रुक जाओ, अदरवाइज मैं पढ़ाता रहूंगा। चलो, जो और जो चीजें आपको नई नहीं दिखे ना उसको आप नोट कर लेना। ये जैसे ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको मोस्ट ऑफ द बुक में नहीं मिलेगा, रो आर क्यूब रो आर सिग्मा आर स्क्वायर के टर्म में रेयरली किसी बुक में मिलता है, ठीक है ना। तो ये नई नई चीजें हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आपके दिमाग में बात रहे कि हाँ ये कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है, नहीं तो आपको कंडक्टर नॉन कंडक्टर सभी जैसा दिखने लगेगा, ठीक है। डिफरेंस हमेशा दिमाग में होना चाहिए। अब अगर हम दूसरी बात करते हैं एट द सरफेस, एट द सरफेस, तो एट सरफेस क्या मिलेगा बेटा? अच्छा एक बात बताओ, इसी ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ आर क्यूब बाई आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ रहा है, क्या डायमेंशन अलग अलग है क्या? क्या दोनों No फॉर्मूले sir. में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन अलग आ रहा है क्या? Sir एक रो के in terms में और एक क्यू के terms में. नहीं नहीं नहीं, एक हमने निकाला नॉन कंडक्टिंग का रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एक मैंने निकाला कंडक्टिंग का सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो कंडक्टिंग में कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, नॉन कंडक्टिंग में कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो क्या डायमेंशनली दोनों अलग अलग है क्या? चैतन्य डायमेंशन तो पढ़ा होगा? नहीं बेटा, दोनों अलग अलग नहीं है, देखो क्यों नहीं है अलग। यहाँ पर सिग्मा है चार्ज अपॉन एरिया, यहाँ पर रो है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। आई बात Yes समझ sir. में? हाँ, Yes sir. यहाँ चार्ज अपॉन एरिया करोगे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ चार्ज अपॉन वॉल्यूम करोगे आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशन सेम है बेटा, तो कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं लाना। ये छोटी छोटी बातें ऐसे टीचर पूछते रहते हैं आपको परेशान करने के लिए, आपको परेशान नहीं होना, अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। तो एट द सरफेस की अगर बात किया जाए बेटा, एट द सरफेस स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर, बोलो सही। Yes sir. भाई ये वाला पॉइंट शिफ्ट होकर कहां गया, सरफेस पे आ गया, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो भाई एक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कि E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर हम रो के टर्म में लिखें बेटा, रो के टर्म में, तब ये बन जाएगा रो इनटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बोलो बनेगा कि नहीं? Yes sir. अच्छा कंडक्टर का बनेगा क्या? कंडक्टर वाला देखो आपको देखा देखा सा लगेगा, जब मैं कंडक्टर वाला इस टर्म में लिखूंगा ना तो आपको देखा देखा सा लगेगा। कंडक्टर के लिए देखो बेटा, अगर आप लिखोगे एट द सरफेस फॉर कंडक्टर, तो यू विल राइट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Yes sir. डिफरेंस साफ साफ नजर आ रहा है, देखो यहाँ पर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये हमने डेराइव भी किया था पिछली क्लास में, है ना, ये हमने डेराइव किया था ना पिछली क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इट वाज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। Yes sir. तो बेटा इस तरह से डिफरेंसेस को अपने दिमाग में रख करके चलना है, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों ही बिल्कुल ही अलग कहानी है, ठीक है। और वो डिफरेंस बिल्कुल साफ नजर आएगा अब अगले वाले पार्ट में। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, और इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। और अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट कंडक्टिंग स्फीयर, उस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, सॉरी कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग,
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो बेटा देखो, अगर वो कंडक्टिंग होता तो जीरो हो जाता, जो कि हमने पिछले क्लास में प्रूफ किया था, बट इट इज नॉन कंडक्टिंग। और अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज सम चार्ज इनसाइड दैट स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मान लो हमें यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है, ये पॉइंट मान लो हमारा हो गया Q, इस पॉइंट पर आपको निकालना है, व्हाट यू विल डू, आपको सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना दिया इस तरह से, ये हमने बनाया गॉसियन सरफेस, ठीक है बेटा, यही फायदा है गॉस थ्योरम। अब देखो क्या आएगा, अब ये हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस को मान लो हमने स्मॉल r ले लिया, रेडियस को। अब आपको केवल और केवल इतना वॉल्यूम इसका कंसीडर करना है, ये जो शायद हमने कर दिया, केवल इतना वॉल्यूम आपको कंसीडर करना है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर सेम होने वाला है। फर्स्ट स्टेप मतलब क्या हुआ कि टोटल फ्लक्स कितना आएगा थ्रू दैट गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये हम निकाल रहे हैं इनसाइड, इनसाइड स्फीयर मींस व्हेन द स्मॉल r विल बी लेस देन द कैपिटल R। इसकी बात अगर हम कर रहे हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स जो आएगा as we have been calculated in the first part, फ्लक्स आपको कितना मिलेगा, phi net, obviously you will get E into 4 pi small r square. You will follow the same step, you are going to consider a small area element here, then DAE will be in same direction, and then you will find out a small flux, and then you will integrate, and finally you will get E into 4 pi r square. बोलो बेटा, है ना। अब देखो बात यहाँ पर ये आती है, अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस अगर आप लिखोगे नेट फ्लक्स, सो यू विल गेट Q net upon epsilon naught। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, बट अगर Q आप, तो पूरा नहीं आएगा सर। बिल्कुल Q पूरा नहीं आएगा, यहाँ पर वही तो पता लगाना है कि कितना आएगा, ठीक है ना। तो अब आपको ये पता लगाना है कि व्हाट इज Q net, बिकॉज जब मैं आपको गॉस थ्योरम पढ़ा रहा था एट दैट टाइम मैंने आपको वहां पर समझाया था कि किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उससे फर्क पड़ता है, उस गॉसियन सरफेस के बाहर कितना चार्ज है इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यस सर, तो यहाँ पर भी ये कहानी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी कि व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड दैट कंडक्टिंग सॉरी गॉसियन सरफेस, नॉट कंडक्टिंग स्फीयर, दैट गॉसियन सरफेस। जिस गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं ना, उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है ये हमें पता लगाना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, इट इज वेरी सिंपल। कैसे बेटा, आप लिखोगे रो इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। बोलो लिखोगे कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। भाई रो क्या है, रो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो क्या है, रो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो अगर आपको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पता है तो पता लगाओ कि गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है और उस वॉल्यूम में रो से मल्टीप्लाई करो। बोलो समझ में आ रहा है यस ना? सर, यस सर, यस सर, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, आप लिखोगे रो इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस 4/3 पाई स्मॉल r, क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है बेटा, स्मॉल r। तो Q नेट आपको अगर इतना मिल गया, so you will write, पहले मैं रो के टर्म में आंसर लिखता हूँ फिर Q के टर्म में लिखता हूँ, ठीक है। So you will write E into 4 pi small r square is equals to rho 4 rho pi r cube upon 3 epsilon naught। बोलो सही लिखा है? यस Q सर, net है ना। अब क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से ये एक r क्यू r स्क्वायर कैंसिल, एक r बच जाएगा, एंड यू विल गेट E is equals to sigma r by 3 epsilon। रो Small आर, r, हाँ बेटा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ सॉरी, ये रो ही है, मेरे मुझसे सिग्मा निकल गया, मैंने रो ही लिखा है, रो इनटू r अपॉन 3 epsilon। बोलो मिल रहा है क्या? यस सर, अच्छा, आउटसाइड में जो मिल रहा था बेटा, आउटसाइड वाला जो भी आपने निकाला था वो आपको मिल रहा था सिग्मा इनटू कैपिटल R by 3 epsilon naught, और ये मिल रहा है सिग्मा इनटू स्मॉल r by 3 epsilon naught। क्या दोनों सेम है क्या? क्या ये दोनों सेम है? ये आउटसाइड की बात हो रही है और ये इनसाइड की बात हो रही है, क्या ये दोनों सेम है क्या बेटा? डायमेंशनली सर। हाँ, नहीं मतलब डायमेंशन नहीं, दोनों का मतलब सेम है क्या? नहीं, इसमें तो नीचे r स्क्वायर भी था, ये तो मैं भूल गया, r क्यूब बाई स्मॉल r स्क्वायर, हाँ बिल्कुल अलग। चलो, सिग्मा r क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर था ना, ठीक है। तो आउटसाइड में देखो यस आपको सर, क्या पता चल रहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है ना, वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और इनसाइड देखो बेटा क्या हो रहा है,
इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू आर। हाँ बेटा क्या आर। बोल रहे? हाँ ठीक है ना। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज द डिफरेंस, राइट? नाउ यू कैन राइट डाउन दिस फार्मूला इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल क्यू आल्सो। अगर आपको कैपिटल क्यू गिवन है तो कैसे लिखोगे बेटा? इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू। आप बस रो को क्या लिखोगे? आप रो को लिखोगे Q into 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। टोटल चार्ज ही है बेटा, रो सॉरी Q अपॉन इंटू नहीं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ना, Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया? ये आपको मिलेगा 3Q स्मॉल आर अपॉन 4 पाई कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट और इंटू 3। तो 3 से 3 हो गया कैंसिल बेटा, और इनसाइड आपको जो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई कैपिटल आर क्यू। ये क्यू के टर्म में आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना, गड़बड़ हो तो बताना। वैसे यार मैं करता हूँ तो गड़बड़ ज्यादा होता नहीं है, बाकी आप चेक कर सकते हो, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है ये। बोलो बेटा, समझ आ गया? यस सर। यस सर। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? यस सर। आउटसाइड भी समझ में आया, इनसाइड भी समझ में आया, एट द सरफेस भी समझ में आया, और ये भी समझ में आया कि नॉन कंडक्टिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर? यस सर। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप वहां पर रो और सिग्मा को इंक्लूड करोगे। रो और सिग्मा को इंक्लूड नहीं करोगे तो लगेगा सेम सेम तो फॉर्मूला है, ठीक है ना? और बिल्कुल कैलकुलेशन भी सेम सेम ही होगी। अगर आप आउटसाइड निकालोगे तो जैसे कंडक्टर का कैलकुलेशन होगा वैसे ही नॉन कंडक्टर का भी होगा, बट फिर भी आपके दिमाग में बात बनी होनी चाहिए कि ये अलग है वो अलग, ठीक है? पारुल समझ में आया? यस सर। चलो, अब ये बात अगर इतनी आपको समझ में आ गई तो अगली बात होती है हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आप किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को फाइंड आउट करेंगे? बताओ बेटा, कैसे फाइंड आउट ड्रॉ कैसे करें? सर पहले लीनियर ही बनेगा, फिर एक पॉइंट पे आके इनवर्स हो जाएगा आर स्क्वायर के साथ। बिल्कुल, वेरिएशन विद स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस। सो व्हाट this one, something like this is r and this line is going to represent electric field, and again I am drawing the graph between the magnitude and the distance, not the direction include नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका डायरेक्शन जो स्क्वायर का है आई के लॉन्ग भी है, इधर भी है, उधर भी है, ऊपर भी है, इधर भी है, पीछे भी है, हर जगह है ना भाई। पॉइंट 4 से चारों तरफ निकलता ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया बेटा। यहाँ पर एक लाइन बनाता हूं मैं, ये रहा लाइन, और ये पॉइंट हो गया स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड इन दैट केस फ्रॉम सेंटर टू सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज विद द डिस्टेंस, राइट? लीनियरली इंक्रीज कर रहा है बेटा, अभी भी आपने पढ़ा। एंड इससे आपको ये भी समझ में आ रहा है कि सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा क्या होती है? जीरो होती है, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। एंड आफ्टर दैट जैसे आप सरफेस पहुंचोगे यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा व्हिच इज स्मॉल k क्यूब बाय कैपिटल R स्क्वायर, यू कैन राइट डाउन इन द टर्म्स ऑफ रो आल्सो, एंड देन it is going to vary inversely proportional with the square of the distance, means E inversely proportional to R square. So this is the variation of the electric field due to the non-conducting sphere. And I hope that कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई, समझ आ गई होगी बात। यस सर। यस सर। कहीं कुछ आपको बेटा पूछो नहीं है? चलो, गॉसियन सरफेस मतलब गॉस के हम लोग बात कर रहे थे, ये उतनी बातें मैंने कर ली जितना आपको बोर्ड की बुक में दिखता है, ठीक है ना? आपके पास जो भी अपने स्कूल वगैरह की बुक होगी उसमें आपको दिख रहा होगा, नॉन कंडक्टिंग तक दिया ही होता है लगभग, ठीक है? अब हम यहाँ पर कुछ अलग बातें करेंगे। अलग बातें मतलब कि आपको गॉस थ्योरम की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है ना? सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस एंड नाउ आई विल आस्क the same procedure for the different surfaces. For the cylinder, they can be conducting cylinder and non-conducting cylinder.
फॉर द प्लेट, थिन प्लेट, एक ऐसी प्लेट जिसकी थिकनेस को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, मतलब गॉस थ्योरम को आप अलग अलग सिचुएशन में यूज कैसे करेंगे, और आप यूज तभी कर पाएंगे बेटा जब आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। सो नाउ आई एम गोइंग टू कंसीडर अ सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर ही लेते हैं बेटा, कंडक्टिंग को आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged non-conducting cylinder, non-conducting cylinder. How to find out this? Outside, at the surface and inside, तीनों जगह पर आपको निकालना है बेटा। I can do one thing कि आपको डायग्रामेटिकली आपको समझा दूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं बेटा कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है हमारे पास जो कि नॉन कंडक्टिंग है, और नॉन कंडक्टिंग होने के बावजूद इसमें जो भी चार्ज दिया गया है वो चार्ज यूनिफॉर्मली इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम में आएगा बेटा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर की आपको रेडियस गिवन होगी, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं गिवन, और वहां रो गिवन होगा या चार्ज गिवन होगा, ठीक है। तो आई विल प्रेफर टू फाइंड आउट द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ रो, ठीक है, वो ज्यादा आसान रहता है मेरे लिए, मतलब अपने लिए वो ज्यादा आसान होता है बेटा। तो ये रेडियस हो गया इसका, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। इस सिलेंडर का अपना आप चाहो तो लेंथ वेंथ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, चलो लेंथ भी ले लेते हैं, इफ द लेंथ इज गिवन एल। वैसे जब आप रो की टर्म में निकालोगे ना तब आपको लेंथ की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, बट फिर भी हमने ले लिया, ठीक है। दिस इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इट्स volume charge density is given rho coulomb per meter cube, ठीक है, and you have to find out the electric field at point P at this surface and at point Q। देखते आपको गॉस थ्योरम कितना अच्छे से समझ में आया, जल्दी से फटाफट जो भी आपने सीखा है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और फाइनल स्टेप, यूज दैट टू फाइंड आउट दिस। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। करना क्या है, आपको गॉसियन सरफेस बनाना, बस ध्यान ये रखना है क्योंकि ये क्या है, एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होगा भाई। सिलेंडर मैंने लिखवाई थी, बातें लिखवाई थी आपको, है ना। तो सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा भाई, अब आप यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाओ, गॉसियन सरफेस जो कहाँ से पास कर रहा होगा, ये यहाँ से पास कर रहा होगा, उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो ये मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया है, ये हमारा एक गॉसियन सरफेस हुआ, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस का कुछ अपना लेंथ वेंथ हम मान लेते हैं, मान लो ये हमने एल लिया था ना, तो इसको हमने मान लिया कुछ एक्स मान लिया, इसकी लेंथ। एक गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया जो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, जिस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात तो सबको समझ आ गई, रोहन, चैतन्य, पारू, समझ आ गई? यस सर। है ना, हमने ये सिलेंड्रिकल एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर बना लिया। अब देखो अगली बात क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट उसी पॉइंट पर, और ये रहा उसका एरिया वेक्टर डीए वेक्टर, और ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, ठीक है ना। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, कर्व सरफेस के अलाउंग आएगी, इसके अलाउंग तो आएगी, ठीक है ना। इसके अलाउंग वाली फील्ड को हमने नेगलेक्ट कर दिया है, मतलब ये जो हमारे सर्कुलर वाले सरफेसेस है ना, इनके क्रॉस जो भी फील्ड आएगी उसको हम नेगलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, उसको हम नेगलेक्ट करने वाले हैं। सो नाउ व्हाट, ये जो डिस्टेंस आपको गिवन था ना उस पॉइंट का, वो था स्मॉल आर, मतलब आपके गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है बेटा वो क्या है, स्मॉल आर। अब आपका ये सारा तैयार हो गया, अब आप निकालो छोटा सा फ्लक्स डी फाई, ये आउटसाइड की बात हो रही है, आउटसाइड द सिलेंडर, ठीक है ना। आपने निकाला डी फाई, ये आपको मिला ई डॉट डी ए, फाइनली सब कुछ वही मिलता है हर जगह, ई डी ए मिल गया बेटा। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया बेटा, आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ऑफ ई डी ए, ई को ले लिया बाहर बेटा। देखो ये सारा स्टेप तो आपको अब तो याद हो जाना चाहिए, समझना तो ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा, साथ ही साथ आपको याद भी हो गया होगा। अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बेटा वो क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस का जो कर्व सरफेस एरिया है वो होगा, गॉसियन सरफेस का जो कर्व सरफेस एरिया है
that will be the total area, ठीक है ना। तो वो कितना आएगा बेटा 2 पाई स्मॉल r इंटू एक्स। बोलो बेटा ऐसे लिखा है। कर्व सरफेस एरिया जो होता है बेटा सिलेंडर का वो होता है 2 पाई RL, होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है, अब क्या करना बेटा, अगला स्टेप क्या होता है, एज फाई इक्वल्स टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या होता है बेटा, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर फाई क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट है तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, टोटल चार्ज कितना हुआ इसके अंदर, तो टोटल चार्ज आप लिखोगे, रो आपको गिवन है क्वेश्चन में, रो से कूलम्ब पर मीटर क्यूब, रो इनटू वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम लोगे, गॉसियन सरफेस का? नहीं, वॉल्यूम आपको लेना सिलेंडर का, क्योंकि चार्ज तो उसी सिलेंडर के अंदर है ना, चार्ज तो केवल सिलेंडर के अंदर है भाई। आपको केवल उतनी लेंथ के सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए, जितना लेंथ है गॉसियन सरफेस का उतनी ही लेंथ के सिलेंडर का वॉल्यूम। तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा पाई इंटू एक्स स्क्वायर, पाई इंटू एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी आर स्क्वायर, रेडियस आर ना, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एक्स। ये वॉल्यूम होता है बेटा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो आपने गॉसियन सरफेस लिया उसकी लेंथ लिया है एक्स, तो आपने लिखा रो इंटू पाई आर स्क्वायर एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ में आया? यस सर। अब दोनों को इक्वेट कर दो बेटा, तो ये हो गया ई 2 पाई आर एक्स इज इक्वल्स टू रो पाई आर स्क्वायर एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट, पाई से पाई हो गया कैंसिल, आर से आर हो गया कैंसिल, एक्स से एक्स हो गया कैंसिल, एंड फाइनली यू विल गेट रो टाइम्स ऑफ स्मॉल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आया था? यस सर। अब जिसका नहीं आया वो जरा सोचो बेटा क्यों नहीं आया, आखिर ऐसा क्या था जो आपने नहीं पढ़ा? थोड़ा सा बस मैथमेटिकल टूल्स ही तो लगना है भाई, सिलेंडर का एरिया क्या है ये तो पता होना चाहिए। आया क्या? यस सर। क्या मैंने सही किया है बेटा? हम Yes, sir. आउटसाइड की बात कर रहे थे, मैं मुझसे गड़बड़ हो गया, आपने बीच में बोला नहीं। हम आउटसाइड की बात कर रहे थे, इनसाइड की बात नहीं कर रहे थे यार। जो आप यहाँ पर निकालोगे टोटल चार्ज ना, उसमें आपको सिलेंडर का वॉल्यूम लेना था। मैंने गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम लिख दिया और आपने बताया भी नहीं है, पूरा समझाया मैंने आपको कि केवल सिलेंडर का ही तो वॉल्यूम लेना है। सर आंसर आ रहा है सर, रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। बिल्कुल बिल्कुल वही आना चाहिए। वो गड़बड़ कहाँ हो गई, मैंने यहाँ पर गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम रख दिया, पूरी कहानी आपको राम कहानी सुना दी कि भाई केवल वही वॉल्यूम लेना जो सिलेंडर का है, और खुद ही रख दिया मैंने गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम। ये केस सर इनसाइड वाला है, इनसाइड में आएगा ये वाला। बिल्कुल ये साइड वाला आएगा और अभी आ जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, 2 पाई मतलब आर तो बच ही जाएगा फिर यहाँ पर ना, ये आर बच गया यहाँ। तो आपको जो मिलेगा बेटा क्या मिलेगा, E इज इक्वल्स टू रो इंटू आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। आप यस बोल सर। क्यों नहीं रहे थे, डर गए थे क्या? मैं जो करता हूँ सही करता हूँ। अरे वो मेरा डायलॉग है ऐसे ही बातों का। ठीक है बेटा, दिस इज द आंसर, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। आई होप दैट आपको समझ में आया। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। हम्म, किसी को कोई समस्या? तो बेटा आउटसाइड हो गया, और अगर मैं आपसे एट द सरफेस बोलूंगा, एट सरफेस बोलूं अगर, तो एट सरफेस के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बेटा रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये एट द सरफेस आ जाएगा। ठीक है बेटा, इतना तो आपको Yes, sir. समझ आ गया। इन साइड की बात मैं आपको बता देता हूँ, इन साइड में कैसे करना है बेटा। इन साइड के लिए आपको क्या करना है, इन साइड में जो पॉइंट है उस पॉइंट से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस बना हो गया। तो इन साइड में कोई भी एक पॉइंट ले लो आप और वहां से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस बना लो। ठीक है, अगर मैं इसी में ड्रॉ करूं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने
ये गॉसियन सरफेस नया वाला बनाती है, ठीक है ना। इनसाइड कोई एक पॉइंट हमने ले लिया और उस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस हमने बना दिया। इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल बना देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनसाइड ले लिया मैंने। अब इनसाइड के केस में ये पूरी कहानी तो सेम है बेटा, उसी लेंथ का लिया है, 2πr सेम है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्यू नेट जब आप यहाँ पर निकालोगे ना, अब यहाँ पर आप लिखोगे स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि केवल उतना ही सिलेंडर इसमें इंक्लूड होगा जो अंदर वाला है, सिर्फ इतना पोर्शन इसमें यूज होगा। तो इतने पोर्शन का वॉल्यूम आपको निकालना है बेटा, जितना मैंने सेट किया है ना, इतने पोर्शन का वॉल्यूम निकालोगे तो आएगा 2πr स्क्वायर x, ठीक है। तो अब इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो ये स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये स्मॉल r स्क्वायर हो गया, पाई और एक r भी कैंसिल हो गया, एंड फाइनली आप जो मैंने पहले निकाला था वो आंसर आएगा रो इनटू स्मॉल r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो बेटा समझ आया इनसाइड वाला? यस सर। तो आपको केवल उतना ही वॉल्यूम कंसीडर करना है बेटा जितने वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, बाकियों से आपको कोई मतलब नहीं, जितने में है चार्ज उतना ही आपको कंसीडर करना है, ठीक है। इनसाइड भी समझ में आ गया, आउटसाइड भी। नाउ व्हाट, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, कैसे हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो बेटा इनसाइड आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, आउटसाइड आया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, है ना बेटा। स्मॉल r की बात हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल r। तो इनसाइड कितना आया बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, और आउटसाइड कितना आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। सो इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ, मैं इसी सिलेंडर के ठीक नीचे इसका ग्राफ बना देता हूं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से है बेटा, तो ये आपका सिलेंडर रहा, ये वाला पॉइंट हो गया स्मॉल r, जब कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, ये वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनसाइड द सिलेंडर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r एंड आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, नॉट r स्क्वायर। ये ध्यान देना, अभी आपने किया था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, तो उसका r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन इसका r के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अंदर ये है सेंटर पर 0। बोलो बात समझ में आई, कहानी समझ में आई आप? यस सर। अब यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखना आप कि मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलरली ऊपर जाएगी या नीचे आएगी इसको नेगलेक्ट किया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, तो ये तो उधर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यस क्लियर है? ओके, सो आई होप दैट आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर समझ में आ गया। नाउ मैं आपको एक और दूंगा, आपको इसको सॉल्व करके यस सर। चलो इसको मैं हटाता हूँ, और अब मैं आपको एक और करने को देता हूँ, एक मौका आपको और देता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग को सही करने का। आपको पता लगाना है नॉन कंडक्टिंग प्लेट जिसकी थिकनेस है कुछ, ठीक है। एक ऐसी प्लेट है जिसमें सिर्फ सरफेस एरिया नहीं बल्कि उसका कुछ एक वॉल्यूम भी है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है बेटा। और उसके लिए आपको ये प्लेट आपको गिवन है, ये रही प्लेट, ये कोई एक प्लेट है बेटा, और इस प्लेट की थिकनेस आपको गिवन है। मान लीजिए इस प्लेट की थिकनेस मैंने आपको दे दिया डी, ठीक है बेटा, इस प्लेट की थिकनेस मैंने आपको डी दे दिया। अब क्योंकि इसमें वॉल्यूम आपने कंसीडर किया है तो यहाँ पर सिग्मा नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, रो आएगा, क्योंकि आपने वॉल्यूम कंसीडर किया है ना। यहाँ पर क्या आएगा, रो कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है बेटा। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, सरफेस एंड इनसाइड, एंड व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ड्रॉ एन एक्सिस ऑफ दिस प्लेट। बिल्कुल सिलेंडर के जैसा ही होना है बेटा, कुछ अलग नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आएंगे जब आप सॉल्व करोगे समझ में आएंगे। तो ये एक्सिस हो गई बेटा, ठीक है ना। तो एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस d/2 है, इधर वाली डिस्टेंस d/2 है, इतना तो आपको कॉमन सेंस होगा ही। चलो बेटा बताओ, सबसे पहले आउटसाइड बताओ, फिर सरफेस पे बताओ, और फिर इनसाइड बताओ। ये आप पता नहीं कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, मेरे ख्याल से आपको फिजिक्स तो आ गई है, आप मैथमेटिक्स में फंस रहे हो, यही हो सकता है। देखो बेटा अगर इस पॉइंट पर निकालना है ना, तो नाउ यू हैव टू कंसीडर द गॉसियन सरफेस लाइक दिस, बिकॉज़ दिस इज द प्लेट। ये प्लेट है बेटा, ये सिलेंडर नहीं है। तो प्लेट में सिलेंडर को ऐसे लगाया जाता है जैसे आपने इनफाइनाइट प्लेट पे लगाया था, आप इसको ऐसे लगाओ सिलेंडर पे। एक सिलेंडर आपका यूं हो गया ऐसा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका, और एक आपको पीछे से भी कवर करना पड़ेगा जिससे कि पूरी तरह से ढक जाए।
ठीक है बेटा, ये अंदर वाला अगर मैं ना बनाऊं तो डॉट बना ही देता हूँ। ओके, तो ये बेटा मैंने सिलेंडर लगा के इसको कवर कर दिया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई है ना? अब ये जो हमने सिलेंडर लिया बेटा, मान लो ये जो पॉइंट है, ये जिस पॉइंट पर आपको निकालना था, इस पॉइंट की डिस्टेंस को मैंने, आप कैपिटल आर ले रहे हो, मैं मोस्टली स्मॉल आर यूज करता हूँ क्योंकि हर जगह हर बुक में ऐसा ही होता है ना, कैपिटल आर से बेसिकली हम लोग रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऐसी कोई बात नहीं है, आप कैपिटल आर भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर बेटा ये हमने आर डिस्टेंस था इसका, तो आर लेंथ इधर होगा, तो आर लेंथ सिलेंडर का इधर भी होना चाहिए। ठीक है ना, कवर करने के। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब ये जो मान लो ये वाला सरफेस है, इसका एरिया कुछ एक लेना पड़ेगा बेटा, तो इसका एरिया आप कितना ले लोगे? कुछ भी मान लो, जैसे आपने वहां पर डी ए माना था, यहाँ पर आप ए मान लो, है ना, आपने इनफाइनाइट प्लेन में डी ए माना था, यहाँ पर आप क्या मान लो? ए मान लो। तो व्हाट विल हैपन बेटा, जो भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बिकॉज हमने हर जगह पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे आती है। ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। इसका हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर। ठीक है ना, और कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर, तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो कर्व सरफेस से कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इधर से आएगा बेटा, साइड वाइड से आएगा। ठीक है ना, तो टोटल फ्लक्स अगर आप यहाँ पर निकालोगे फाई नेट आपका कैसे आएगा बेटा? तो फाई नेट के लिए आपको क्या करना है? फाई नेट, तो ये आपको मिल जाएगा बेटा ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए, बिल्कुल जैसे आपने प्लेन सीट का किया था वैसे ही करना है। देखो कुछ भी अलग नहीं आएगा, बस वहां डी था, यहाँ ए है, टोटल एरिया नहीं रहता है। तो ये हो जाएगा 2EA, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या है बेटा? एक डायरेक्शन में। अब इसके बाद ये जो फाई नेट होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? फाई नेट होता है टोटल चार्ज क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट को आप क्यू इनक्लोज्ड के नाम से भी याद कर सकते हो, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। तो चार्ज तो केवल इतना ही इनक्लोज्ड है भाई, चार्ज तो केवल इतना ही इनक्लोज्ड है ना। अगर चार्ज केवल इतना इनक्लोज्ड है तो इतना चार्ज आप कैसे निकालोगे बेटा? तो मतलब वॉल्यूम निकालना है आपको यहाँ पर, है ना, आपको यहाँ पर रो गिवन है, वॉल्यूम निकालना है। तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर ही, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ कितना हो गया बेटा? डी। बोलो, जितने वॉल्यूम में चार्ज है उसका वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू डी। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सबको समझ आ रहा है ना? ए Yes, इंटू डी sir. लिख दो तो ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को कर दो इक्वेट। इक्वेट करने पर क्या मिलेगा आपको? Rho D 2 into E epsilon. इज इक्वल्स टू रो ए डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा एरिया से एरिया कैंसिल हो गया और ई कितना मिला? सिग्मा, सॉरी, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। बोले यही मिला क्या? Yes, sir. अब बताओ, आपका डिस्टेंस तो इसमें आया ही नहीं, आप बोल रहे थे डिस्टेंस भी आ रहा है। इसका मतलब है कि प्लेट के बाहर आप कहीं भी निकालोगे तब फिर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट भाई। ये तो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डी क्या है? थिकनेस है ना इसकी। अब डी को डिस्टेंस मत समझ लेना आप, ठीक है ना, डी इज द थिकनेस। ठीक, ओके, समझ आ गई बात? एट द सरफेस आल्सो, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर तो है ही नहीं है, तो सरफेस पे भी इतना ही होगा, इतना सरफेस पे होगा और वही क्या होगा आगे कंटिन्यू कांस्टेंट रहेगा। तो ये तो बात हो गई आउटसाइड की, ठीक है ना, ये आउटसाइड की बात हो गई। अब इनसाइड की बात कर लेते हैं। अब इनसाइड की बात करोगे बेटा तब आपको क्या करना पड़ेगा? इनसाइड में आपको इस तरह का एक सिलेंडर लेना पड़ेगा, छोटा सा सिलेंडर लेना पड़ेगा जिसकी रेडियस d/2 से कम, ये वाला सिलेंडर। ऐसे यहां पर और यहां, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी बेटा, ये आपने सिलेंडर ले लिया इनसाइड पॉइंट के लिए, और ये डिस्टेंस हो गई कितना बेटा? स्मॉल आर। ठीक है ना, सिर्फ यहां से यहां तक की डिस्टेंस हुई स्मॉल आर। ठीक है बेटा, तो अब जब आप यहाँ पर आउटसाइड की बात करोगे ना, आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर, तो आउटसाइड का मतलब ये हुआ बेटा कि मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि नाउ स्मॉल आर इज लेस देन d/2। ये मत लिख देना कि स्मॉल आर लेस देन d, नहीं, स्मॉल आर लेस देन d/2, केवल इतने पोर्शन की बात हुई। मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है व्हेन 2r लेस देन d, इन दैट केस तभी इनसाइड पॉइंट आएगा। तो इन दैट केस
what? Find out the net flux. Find it. Again you will get E dot A plus E dot A. सेम ही आएगा बेटा, है ना? सेम ही आएगा. इधर पर इसका E यहाँ पर है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है. तो दोनों को ऐड कर दो बेटा, टोटल तो वही आएगा, फ्लक्स तो वही आएगा 2EA. फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क पड़ेगा Q नेट में. पाई नेट होता है बेटा क्या? Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट. और जब आप Q नेट निकालोगे ना बेटा, तो Q नेट आपको क्या मिलेगा? Q नेट आपको मिलेगा रो इनटू वॉल्यूम. अब इसका वॉल्यूम देखोगे तो क्या लिखोगे बेटा? A इंटू 2R. बोलो यही लिखोगे क्या? क्योंकि आप अब आपका जो गॉसियन सरफेस है ना बेटा, उसका टोटल लेंथ कितना हो गया? 2R के बराबर हो गया. सोए तो नहीं हो? लग रहे हो ना? यस सर. सो रहे. ठीक है, तो समझ में आया? ये तो मैंने यहाँ पर लिखा वो समझ में आया ना? एकदम साथ बैठे हो तो देखो. Yes, sir. तकलीफ हो तो बता देना, दूर कर देंगे. यस सर. ठीक है, तो 2EA is equals to 2 rho AR and now A cancel out. अरे कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अच्छा, साइलेंट नॉट लिखा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. व्हाट यू विल गेट? आपको मिलेगा E is equals to rho by epsilon naught into small r. आइए देखो, इन साइड में तो डिस्टेंस पर डिपेंड कर गया भाई, आउटसाइड में तो कांस्टेंट था, लेकिन इन साइड में डिस्टेंस पर डिपेंड कर गया. बोलो बेटा, समझ आ रहा है क्या? यस सर. ठीक, तो ये बातें हो गई बेटा क्लियर. अब इसका ग्राफ जल्दी से बना दो, कुछ तो कर दो यार. इसमें कहीं किसी को कोई तकलीफ हो तो बता देना बेटा, ये सब आपसे स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब आपसे जरूर पूछा जा सकता है. और कोई मुश्किल नहीं होता है, बस आसान होता है. जैसे गॉस थ्योरम आप अप्लाई करते हो वैसे अप्लाई करते रहना है. देखो क्या है, इसी के नीचे बनाता हूँ बेटा ये. ठीक है, इसको हटा देता हूँ क्योंकि आप नोट कर चुके होंगे. मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि आप नोट कर चुके हो, जैसे आप सच में नोट करते हो. जैसे कर लिया है. चलो ठीक है, अच्छी बात. सो नाउ व्हाट? ये मैंने बनाया एक्सिस बेटा, ये हो गया डिस्टेंस r. ठीक है, इस वाले एक्सिस पर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाहर कांस्टेंट. ऐसे बनेगा. अगर इस तरफ देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसको नीचे बनाओगे, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, इसको इस तरफ ऐसे बनाओगे. तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द प्लेट, थिन प्लेट. बोलो बेटा, समझ आया? और ये वाली डिस्टेंस अगर आपसे बोला जाए तो ये r क्या हो गया? थिकनेस का आधा d/2. इधर पे r इक्वल्स टू माइनस का d/2. बोलो ग्राफ समझ में आया? यस सर. अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाहर कांस्टेंट. हाँ जी, तो आपसे हम 10 मिनट और एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एक और बात कर लेते हैं गॉस थ्योरम की. गॉस थ्योरम खत्म हो जाएगा तो अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे हम लोग. को कोई भी चार्ज दो, जो भी चार्ज आप कंडक्टर को देते हो वो उसके सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है. तो अभी हम यहाँ पर ये पता लगाएंगे कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर. ठीक है ना? आपको बताना है फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर. अब आपके दिमाग में बात ये आ रही होगी कि ये कैसा फोर्स है ना? फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर. अब आपके दिमाग में बात ये आ रही होगी कि भाई कंडक्टर के ऊपर फोर्स कैसे लग रहा है? अरे भाई ऐसे लग रहा है, जो आप चार्ज देते हो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, पढ़ा है ना? अगर जो हमारा चार्ज है वो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? क्योंकि म्यूचुअल रिपल्सन हो रहा है. सारे लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसीलिए तो सरफेस पे भागते हैं, जिससे कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे. तो हर चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना. अगर मान लो
ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है बेटा, ये कोई एक कंडक्टर हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना। ये किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है ना, मैंने ऐसे बना दिया, किसी भी शेप का हो सकता है। तो जो भी चार्ज आप यहाँ पर दोगे ये इसके सरफेस पर आया, आउटर सरफेस पर आया, तो आप खुद से पता लगा सकते हो, खुद से इतना कॉमन सेंस है आपके अंदर कि भाई हर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो कंडक्टर का सरफेस है, इस सरफेस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स तो लगी रहा है, मतलब नेट फोर्स कुछ ना कुछ लगी रहा है। तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, उस सरफेस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे इसको, कंसीडर अ स्मॉल एरिया, ठीक है ना। एक छोटा सा एरिया मैंने मान लो यहाँ पर कंसीडर कर लिया, ये छोटा सा एरिया मैंने यहाँ पर लिया, एक छोटा सा एरिया, ठीक है। अब इस छोटे से एरिया का जो चार्ज है बेटा वो है कितना, डी क्यू। तो हमने अपने इस कंडक्टर के ऊपर एक छोटा सा एरिया लिया डी ए, जिसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा, डी क्यू चार्ज, ठीक है। अगर डी क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, इस डी क्यू के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, ठीक है। मैं यहां पर लिखता हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल एरिया या स्मॉल चार्ज लिख देता हूं, स्मॉल चार्ज डी क्यू, ठीक है बेटा, will be due to rest of the charges, ठीक है ना, rest of the charges। भाई ये जो है ये dq अपना हो गया। अब इस dq के अगल बगल बहुत सारे चार्जेस ऐसे स्प्रेड हैं इसके पूरे सरफेस पर, तो ये बहुत सारे चार्जेस मिलकर इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल चार्ज dq will be due to the rest of charges, ठीक है ना। so let electric field due to dq, जो dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही बेटा वो कितनी है, E1। तो इस E1 की जो वैल्यू होगी, मतलब E1 का जो इफेक्ट होगा वो dq पर नहीं होगा। E1 which will not affect dq, ठीक है ना बेटा। जो dq की अपनी खुद की फील्ड है वो भला अपने ऊपर अपनी फील्ड की वजह से फोर्स कैसे लगाएगा, नहीं लगाएगा। कोई भी चार्ज अपनी फील्ड से कभी भी इंटरेक्ट नहीं होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq आया बेटा, जिसको मैंने E1 एज्यूम किया यहाँ पर, it will not affect small dq। हाँ ये जरूर है कि E1 will affect the rest of the charge, बट क्योंकि हमने बहुत छोटा सा चार्ज दिया है, ये छोटी सी फील्ड है, नेग्लिजिबल है, इसलिए उस इफेक्ट को हम कम कर देंगे बेटा, मतलब नेग्लेक्ट कर देंगे। एंड रेस्ट ऑफ चार्ज की वजह से बेटा कितना आएगा, रेस्ट ऑफ चार्ज की वजह से मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया कितना, E2। बोलो अभी तक जितनी मैंने बात बोली है आपको सब समझ में आ रही होगी, बस आपको एक नया तरीका मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ऐसे भी हम सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आएगा। जब हमें सरफेस पर निकालना था तो हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया और छोटे से एरिया पे छोटा सा चार्ज ले लिया। अब उस छोटे से चार्ज पे बचे हुए चार्ज फोर्स लगा लेंगे, तो बचे हुए चार्जेस की फील्ड को E2 लिख लिया और उसके जो DQ वाला था, मतलब जो एरिया आपने कंसीडर किया था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिख दिया। E1 की वजह से DQ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, DQ पर जो भी फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से लगेगा, E2 की वजह से, क्योंकि कोई भी चार्ज अपनी खुद की फील्ड से कभी भी इंटरेक्ट नहीं होता है। तो बेटा कितना फोर्स लगा यहाँ पर, यहाँ पर फोर्स लगा, फोर्स ऑन DQ will be given as DF, छोटा सा चार्ज छोटा सा फोर्स, it will be given as DQ times of E2। अगर बात समझ में आई तो yes तो बेटा sir, सही बोला है, सही लिखा है yes sir, भाई। किसी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा, कितना फोर्स लगा, Q into E। तो DQ को इलेक्ट्रिक फील्ड E2 में रखा, कितना फोर्स लगा, DQ into E। अगर हमें किसी तरह से E2 पता चल जाए बेटा तो हमें फोर्स पता चल जाएगा। किसी तरह से E2 कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, दो पॉइंट है बेटा यहाँ पर। एज inside the conductor electric field is zero, inside the conductor electric field क्या होता है बेटा, zero। that is inside की अगर आप बात करोगे तो E1 plus E2 must be equal to zero। बोलो बोलो सही लिखा है कि नहीं, yes sir, किसी भी कंडक्टर के अंदर टोटल फील्ड जीरो होती है। हमने इस कंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट का E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे का E2 है, तो अंदर क्या होना चाहिए, E1 plus E2 जीरो होना चाहिए। तो लिख दिया मैंने यहाँ पर E1 plus E2 जीरो होना चाहिए, तो मतलब E1 must be equal to minus E2। एक इक्वेशन आपको ये पता चल गई, मतलब E1 और E2 जो है बेटा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब दूसरी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, ऑल्सो आउटसाइड,
आवाज आई क्या? यस सर। yes sir. सो आउटसाइड की अगर हम बात करें, ऑल्सो आउटसाइड, जब से वाईफाई लिया तब से प्रॉब्लम खत्म हो गई, कॉल आता तो दिक्कतें शुरू हो जाती। चलो, ऑल्सो आउटसाइड की अगर हम बात करें बेटा, तो व्हाट यू विल राइट, आप लिखोगे E1 प्लस E2 मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मानते हो बात? किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के बाहर, जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। यस सर। तो अब बेटा देखो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, दैट इज E1 इज इक्वल्स टू E2 होना चाहिए, और कितना होना चाहिए? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सही लिखा? yes sir. अब ये मत लिख देना कि यहाँ पर माइनस इक्वल टू 0 कर दो, नहीं नहीं ऐसा मत करना भाई। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन रहेगी, बाहर सेमी डायरेक्शन रहेगी, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव और सेमी डायरेक्शन रहेगा बेटा। मैग्नीट्यूड सेम आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर E1 E2 दोनों की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। सो फोर्स कितना लगा बेटा? DF कितना लगा? यू विल राइट दिस DQ इनटू समथिंग 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 का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो सही लिखा है? yes sir. अच्छा, अब चलो DQ की वैल्यू बता दो जल्दी से। DQ की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे सिग्मा इंटू DA। सही बोला यस है ना? सिग्मा चार्ज सिग्मा होता है DQ बाई DA, तो DQ हो गया बेटा सिग्मा इंटू DA। So what you are going to get? You are going to get the force acting per unit area, not exactly force. You will get force acting per unit area, and it will be sigma square by 2 epsilon naught. तो जो फोर्स लग रहा है बेटा उस पूरे सरफेस पर कंडक्टर के सरफेस पर जो टोटल फोर्स लग रहा है, इट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वी कैन राइट डाउन इट इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी लिख सकते बेटा, ठीक है ना? एज E is equals to sigma by epsilon naught। तो sigma is equals to E into epsilon naught फॉर कंडक्टर। ध्यान रखना कंडक्टर की बात हो रही है, हर जगह नहीं लिखेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा सिग्मा की जगह हम इसको लिखते तो df by dA कितना आ जाएगा? df by dA आपको मिल जाएगा E square epsilon naught square by 2 epsilon naught। So finally you will get half epsilon naught E square। So this is the force acting on unit area on the surface of conductor। किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे फोर्स पर यूनिट एरिया कितना एक्ट करता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर या फिर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करता हूं आपको मेरी कहानी समझ में आई होगी। yes sir. सर। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? अगर कभी भी आपको एग्जामिनेशन में मिल जाए व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर और आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो ये वाला ऑप्शन हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर टिक कर देना। ये मत सोचना कभी भी कि यहाँ पे कौन से चार्ज की बात हो रही, कैसे चार्ज की बात हो रही। भाई हर सरफेस पर जो भी चार्ज है उस चार्ज की वजह से सरफेस पे फोर्स लगता है, ठीक है? तो हो गई इतनी सारी बातें हमारी गॉस थ्योरम में। इतना ही, मतलब फर्स्ट चैप्टर जो भी हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बल्कि जो एनसीईआरटी का हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हुआ विद एक्स्ट्रा जो भी कुछ था हमने वो आपको सब कुछ बता दिया। कल हम लोग करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। ओके बेटा? यस सर। चलो ठीक है फिर।